तो वो बाद में रहेंगे। आपकी क्रॉप कौन सी है? कैरिका पपाया। ठीक है। आज भी इजहार ये इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम आरएनए सिक का जो डाटा है वो कौन से डेटाबेसेस हैं और उनसे डाटा प्रैक्टिकली कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक हो गया। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है एनसीबीआई जियो। क्या लिखना है? जियो लिख के फिर आप लोगों ने जाना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ जाके आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी क्रॉप का नाम लिखना है। फर्ज किया जिस तरह इनका है करिका आया, ये आपने लिख दिया। इधर आपने अपनी अपनी क्रॉप का नाम, इसलिए मैं कहता था ना कि आप साथ साथ लैपटॉप पढ़े साथ साथ करते जाए तो सब समझ आती है। ठीक है। मैंने उधर मिनहाज यूनिवर्सिटी बायोमेट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो वो साथ साथ ही करते हैं, वो सारे लैपटॉप साथ लेकर आ जाते हैं। वो एक ही दिन लेक्चर होता है 3 घंटे का। उन्होंने इतना कुछ सीख लिया है कि साथ साथ ही वो मैं घंटा 3 घंटे में ना उनको साथ साथ ही करवाता रहता हूँ। वो एक एक बच्चा मैं पढ़ाता कम हूँ, सिखाता वो प्रैक्टिकली ना साथ लैपटॉप लेकर आ जाते हैं। समझ आ गई ना? उससे बहुत फायदा हो जाता है सारा ना। अच्छा, अब ये है कि अब ये 162 है और वो उन्होंने सारी चीजें सीखनी है। अभी उनको भी 1 महीना 1.5 महीना हुआ है सारा पढ़ाते हुए ना। तो ये देखिए अब आ गया ये। अब यहाँ पर करिका पपाया को कर लेना है। अब है कि यहाँ पर अब हमने ये मालूम करना है अब हमारा मकसद क्या है। हमने जीन की फंक्शन मालूम करना है, जीन का अंडर डिफरेंट स्ट्रेसेस। अंडर डिफरेंट स्ट्रेस क्या होता है? जिसको अपनी नॉर्मल फंक्शन को नॉर्मल फंक्शनिंग को छो अब ये देखना क्लास क्या किया जाए। अब इन सबको ये समझना चाहिए ना ये चीजें क्या है। अब क्लास आई नहीं है, क्या कह रही है? वो ऐसी का ये इशू था तो उस पर लेट आते हैं वहां से जीत आते हैं। इसलिए वो लेट हो जाती है। नुमान और ऐसा नहीं, बस नहीं आती वहां से। बस पॉइंट ओके, लीव इट, मैं देख लूंगा सबको इंशाल्लाह। बड़े बड़े बंदे में सीधे सीधे कर देते हैं, बड़ी बड़ी क्लासा सीधियां कीतियां हुई। ठीक है। अच्छा, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ नेसेंट ट्रांसक्रिप्शंस अमंग प्लांट स्पीशीज, ये एक पहला। अच्छा, ट्रांसक्रिप्टोम किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए से आरएनए का मतलब फर्क किया। आप हम ये हैं टोटल हमारे, हम टोमेटो के जीन हैं। हम 3 और 4 7 7 जीन हैं। और हम जहां भी जाते हैं हमारी कॉपी होती है, तो 7 के 7 जीन अगले सेल में चले गए, उसकी कॉपी हुई 7 के 7 जीन। जी बच्चे, ठीक है। अच्छा ओके, 7 के 7 जीन हर सेल के अंदर चले गए। ठीक है। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ एक्सप्रेस हो रहा हूं, क्यों? कि मैं मेरे लक्ष्य दे रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अगर किसी जनरल पॉसिबिलिटी की किसी और सेल के अंदर मैं कहूँ कि बात निर्देशन दे दे, तो वो यहाँ आकर वो बोलना शुरू कर दे, लेकिन यहाँ अभी वो एक्सप्रेस नहीं हो रही। लेकिन ये सारे के सारे जीन हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए 2 तरह के जीन्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होते हैं इंड्यूसिबल। पढ़ाया था मैंने आपको। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स वो होते हैं जो हर जगह एक्सप्रेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब जो होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो हर जगह प्रेजेंट हो। अब व्हाट डज इट मीन कि हर जगह वो प्रेजेंट होने का मतलब ये होगा कि वो हर जगह एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, हर जगह। अब
अक्सर मैं इसकी एग्जांपल ये देता होता हूँ कि फर्ज किया लाइट है ना, लाइट लाइट अगर जीन है, एक कमरे के अंदर ये सारी चीजें जीन्स है, बल्कि ये चेयर है, ये पर्दा है, ये हर शय जीन्स है। अब ये लाइट्स जो है ये हर जगह होती है। ऐसे जीन जो हर जगह एक्सप्रेस होते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं होते हर जगह, उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूसिबल जीन। जिस तरह कुछ जीन्स हैं लीव्स के अंदर है, लेकिन जब स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेस होंगे। ट्राउट आएगा, वो ट्राउट से पौधे को बचाने के लिए एक्सप्रेस हो गए। फर्ज किया एसिड का काम है पानी बाहर निकालना इस कमरे से। फर्ज किया अब पूरा साल पानी नहीं आता तो आप आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन एक दिन पानी आ गया, अब आप एक्टिव होके यहां से पानी को निकाल दोगे, इस कमरे में से पानी को। समझ आ रही है? तो इट मीन्स दैट कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंड्यूसिबल, उसे क्या कहते हैं? इस तरह कुछ जीन्स होते हैं इंड्यूसिबल की आगे टाइप्स होती है जो स्ट्रेस इंड्यूसिबल होते हैं। फिर फ्लोएम स्पेसिफिक, रूट स्पेसिफिक, जाइलम स्पेसिफिक, लीव स्पेसिफिक, मेरिस्टेमेटिक स्पेसिफिक, प्लोम्यूल, रेडिकल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल स्पेसिफिक, फर्टिलाइजेशन स्पेसिफिक। इस तरह हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। समझ आ गई आपको? अब ये देखिए यहां पर हमने अब ये मालूम करना है कि कौन से, अच्छा पहला अभी हम रहने देते हैं, दूसरे में चले जाते हैं बच्चे। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जीन्स हैं, ये बड़ा होता है, इसको क्या क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ की जीन्स क्या है, कि जो की जीन्स है और जो फ्लेवर से रिलेटेड है, जो की जीन्स दैट आर फ्लेवर से रिलेटेड है ना, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। अब फ्लेवर क्या होता है? व्हाट इज अ फ्लेवर? टेस्ट। ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन वो है ना कमर्शियल पपाया वराइटीज है, उसके अंदर क्या है कि हमने ये मालूम करना है कि डिफरेंट जो फ्लेवर है ना वो क्यों है। फ्लेवर नॉर्मली किस वजह से होता है? जब हम कुछ शय खाते हैं, जी ऐसा, जब हम कुछ शय खाते हैं हमें कैसा पता चलता है कि इसका फ्लेवर और है, इसका टेस्ट और है, इसका टेक्सचर और है? टेस्ट बर्ड्स होती है। और उन टेस्ट बर्ड्स के साथ कौन जाके टकराता है? कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? वोलेटाइल वीओसीज, जिसको हम क्या कहते हैं? वीओसीज। इट मींस अगर किसी पपाया की किसी फ्रूट का टेस्ट डिफरेंट है, इट मींस दे हैव डिफरेंट वीओसीज, दे हैव डिफरेंट वीओसीज। अच्छा अब ये वीओसीज बनते कैसे हैं? क्वेश्चन ये है कि ये पपाया के अंदर ये वीओसीज बनते कैसे हैं, या इसके अंदर फ्लेवोनाइड कैसे बनते हैं? कोई भी चीज किसी भी क्रॉप के अंदर कैसे बनेगी बताओ? केमिकल रिएक्शन से। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म किसे कहते हैं? कैटाबोलिज्म किसे कहते हैं? एनाबोलिज्म का मतलब है, कैटाबोलिज्म का मतलब है तोड़ फोड़ का अमल। उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन के थ्रू एक कंपाउंड बन रहा होता है, कोई दूसरा बन रहा होता है, और हर केमिकल रिएक्शन को काम करने के लिए हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत होती है। हमने पढ़ा हुआ है केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या चाहिए होता है? कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। वो एंजाइम के जीन्स होते हैं, क्या है? इट मीन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई बन रहा है किसी स्पेसिफिक कंपाउंड से, एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है। इनके ऊपर एक एंजाइम ने एक्ट किया और कंपाउंड प्रोड्यूस कर लिए। इट मीन ये जो एंजाइम्स है ना, इनका होना लाजमी है। अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो ये वोलेटाइल कंपाउंड
दूसरा किसका इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, जो इनके प्रिकर्सर है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, प्रिकर्सर। अच्छा, अगर ये नहीं है तब भी ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे, अगर एंजाइम नहीं है तब भी ये नहीं बनेंगे। इट मींस दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने ये मालूम करना है कि ये जो हमारा पपाया है, ये एक स्पेसिफिक उसका फ्लेवर है, उस फ्लेवर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसकी जेनेटिक्स को भी स्टडी करना पड़ेगा, और उसके जो प्रीकर्सर्स है, फर्ज किया हमने कहा कि हमने एक कंपाउंड था, फर्ज किया बीटा कैरोटीन है, वो पहले कन्वर्ट होती है, इसके इसका केमिकल रिएक्शंस के बाद ये जेनथॉक्सिन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इससे एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं कि वो इसको जेनथॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब जेनथॉक्सिन बाद में एबीए के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब एबीए का प्रिकर्सर क्या है, जेनथॉक्सिन, और जेनथॉक्सिन का प्रिकर्सर क्या है। अच्छा, अब बीटा कैरोटीन एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, एंजाइम है, जो इसको इसमें कन्वर्ट करता है, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला एक और एंजाइम है जिसे हम एनसीईडी कहते हैं, एनसीईडी। ठीक है, अब इट मींस दैट अगर ये ना हो तो भी एबीए बनेगा, नो, ये ना हो प्रोड्यूस हो, इन दोनों में से कोई ना हो, इट मीन देयर आर मैनी फैक्टर्स है, और उसमें से, अच्छा इट मींस दैट ये दोनों जेनेटिक फैक्टर्स है, ये और ये, लेकिन इसका बनना भी उस जेनेटिक्स की वजह से हुआ है। अगर ये जीन्स ना होते तो ये केमिकल रिएक्शन ना होते, और अगर बीटा कैरोटीन ना होती तब भी नहीं, इट बीटा कैरोटीन भी किसी केमिकल रिएक्शन से बनी होगी। इसलिए ये जो जेनेटिक्स है ना, फर्स्ट ये बीटा कैरोटीन किससे बनी है, वो हमने कोई चीज प्लांट के अंदर, कोई इन्वायरमेंटल, कोई मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्रेट या कोई ऐसा कंपाउंड हमने नाइट्रोजन दी, फर्टिलाइजर दिए, उससे बीटा कैरोटीन कैसे बनी, कि उससे वो कन्वर्ट होकर बीटा कैरोटीन के अंदर, लेकिन एंजाइम से उनको कन्वर्ट किया। इसलिए एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एंजाइम्स जीन्स को हम नहीं स्टडी करेंगे, वी कैनॉट से दैट कि ये फ्लेवरिंग कंपाउंड किस वजह से बने हैं, वो कैनॉट प्रिडिक्ट दैट। दैट्स व्हाई वी स्टडी दीज थिंग्स। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को, किसी भी चीज की एक स्पेसिफिक हमें वो चीज मालूम करनी है, तो हमें मालूम, हम रिसर्च का बेस करते हैं, मैं केस स्टडी बेस आप लोगों को पढ़ाता हूँ इस वजह से, ताकि रट्टा नहीं लगाना, हमने प्रैक्टिकली काम करना है। अब इसको हम जाते हैं, ये देखे ना, ये आइडेंटिफिकेशन की तरफ हम जाते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, इसका ओवरऑल इन्होंने कहा कि हमने कंपैरेटिव जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग एनालिसिस ऑफ आरएनए सिक डाटा। आरएनए सिक क्या होता है, आरएनए की सीक्वेंसिंग करवाते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम आरएनए सिक का डाटा जनरेट करते हैं, इसका आरएनए आइसोलेट करते हैं, उसको सीडीएन में कन्वर्ट करते हैं, और उसके इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक डाटा, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्टोमिक। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि हमारे पास दो वैरायटीज है, एक एक वैरायटी का नाम है RB1 और दूसरी का नाम है 1B। अच्छा, अब दो वैरायटीज है इनके पास, क्या है, अच्छा, और उन दोनों को कुछ फ्रूट हमने लिए राइप स्टेज के ऊपर, और कुछ फ्रूट लिए, अच्छा, राइपनिंग के दौरान एक फ्लेवर डेवलप होता है, अनराइप स्टेज के ऊपर अभी वो फ्लेवर शायद उतना अच्छा फ्लेवर अभी डेवलप नहीं हुआ होता। अब हमारे पास, मुझे ये बताइए, दो चीजें, एक है हमारे पास दो फैक्टर्स है यहाँ पर, फैक्टर्स क्या है, दो, कौन कौन से, एक तो है वैरायटी, वैरायटी में है हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक है RB1 और 1B। ये पहला फैक्टर क्या है हमारे पास, फैक्टर किसे कहते हैं, जिसका अफेक्ट चेक करना हो, जिसका, अब यहां पर वैरायटी फैक्टर है, दो वैरायटीज है, हम उसका दोनों वैरायटीज में से हमें चेक करना चाह रहे हैं कि उसका फ्लेवर किस वजह से है और दूसरे का फ्लेवर। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है
स्टेज ऑफ राइटिंग या राइटिंग, ठीक है। कौन सी है? एक है अनराइट और एक है राइट। एक है राइट स्टेज है और एक है अनराइट। समझ आ गई आपको? अब हमारे पास टोटल कितने हो गए हैं? ओके, अब हमारे पास है दो। अच्छा, अब हमारे पास है दो वैरायटीज है और दो हमारे पास अराइपनिंग की स्टेजेस हैं। इट मीन्स हमारे पास एक जो पहली हमारी ट्रीटमेंट होगी यहाँ पर। अब ट्रीटमेंट किसे कहते हैं? पर क्या हमें किसी चीज का फैक्ट चेक करना है, हमारे पास ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट हमारी पहली क्या होगी? फैक्टर जहां पर दो है, एक प्रायोरिटी है और एक ट्रीटमेंट क्या होगी? अब हमारे पास पहली ट्रीटमेंट उसको हम T1 कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम यहाँ पर वैरायटी दे देंगे, यहाँ पर राइटिंग स्टेज। फिर क्या पहली वैरायटी क्या है? इसको हम पहली नंबर वैरायटी कहते हैं, तो इसको दो नंबर, इसको पहली नंबर और इसको दूसरी नंबर राइपनिंग स्टेज, ठीक है। अब जो पहली ट्रीटमेंट होगी उसके अंदर वैरायटी नंबर 1 होगी और अनराइप होगी। दूसरी ट्रीटमेंट के अंदर भी वैरायटी नंबर 1 होगी और राइट स्टेज होगी। अच्छा, फिर ट्रीटमेंट नंबर 3 क्या होगी? ये पहली नंबर, इसके साथ पहली ट्रीटमेंट, दूसरी ट्रीटमेंट ये हो गई। तीसरी ट्रीटमेंट क्या होगी? ये वाली, वैरायटी नंबर 2 और अनराइप। फिर चौथी ट्रीटमेंट क्या होगी? वैरायटी नंबर 2। कितनी ट्रीटमेंट होगी हमारे पास? 4 ट्रीटमेंट होगी हमारे पास। कितनी ट्रीटमेंट हो गई? अच्छा, नॉर्मली जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो उसके रेप्लिकेट लगाते हैं। अब रेप्लिकेट क्या होता है? कॉपी। फर्ज किया हमने, ये ट्रीटमेंट जो है पहली ट्रीटमेंट, इसके अंदर वैरायटी नंबर 1 है, अनराइप स्टेज है। ये वाले हमने 3 फ्रूट मिनिमम लेने हैं जिनके ऊपर ये स्टेज हो हमारे पास। नहीं लगी समझ? फर्ज किया हमने एक एक्सपेरिमेंट 3 बार रिपीट करना है, इसका मतलब ये है एक ट्रीटमेंट हमने। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि, अच्छा रेप्लिकेशन करते क्यों है? नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्ज किया सल्साबील है, इसको मैंने पहले दिन इससे कहा कि यार आप ना कुछ काम करें। देर द पॉसिबिलिटी उस दिन ये बीमार हो तो काम अच्छे से ना कर सके। अगर मैं उसी दिन की बेस के ऊपर इसका मैं परफॉर्मेंस बता दूं तो ये इसके साथ ज्यादती होगी। फिर मैं कहूँ एक दिन और, फिर तीसरे दिन और। अब मैं देखता हूं कि 2 या 4 बार मैंने इसको इसकी परफॉर्मेंस चेक की किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर या किसी चीज के ऊपर। अच्छा, मैंने देखा कि 3 बार इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, सेम तरह के आ रहे हैं। उसका एक बार इसके रिजल्ट 9 आ रहा है, एक बार 8.5 आ रहा है, एक में 8.8 आ रहा है। लेकिन चौथी बार जब आया, या शुरू में जो पहला था वो 4 आया, इट मीन्स आपको कुछ गड़बड़ थी उस दिन। अगर बाकी 3 दिन सेम तरह का रिजल्ट आ रहा है, पौधे को भी ये सही है। फर्ज किया हमने 3 पौधों को, एक एक रेप्लिकेट 4 पौधों को लगाई। फर्ज किया हम आज ने रिसर्च की, एक दिन भूल गया पानी देना एक पौधे को, तीनों को दे चुका और चौथा फूल आ गया, निकल गया और पानी नहीं दे सका। अब क्या होगा? उन तीनों का रिजल्ट सेम तरह का आएगा, उसका। अब इसको हम कहते हैं ह्यूमन एरर। इसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेट हम क्यों लगाते हैं? टू मिनिमाइज द, टू कैप्चर द ह्यूमन एरर। अगर कहीं डाटा के अंदर थोड़ी बहुत आगे पीछे कमियां या कोताहियां होंगी, इट मींस दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन एरर। फिर हम 4 का एवरेज नहीं लेंगे, फिर हम उन तीनों का एवरेज लेंगे। ये तो हो गया रेप्लिकेट। ये तो हो गया रेप्लिकेट। क्यों करते हैं? जितने ज्यादा रेप्लिकेट होंगे उतना अच्छा होता है।
जितने फर्ज किया 10 रेप्लिकेट हो, उसमें से 8 या 9 में सेम तरह का रिजल्ट आ रहा है, एक के अंदर डिफरेंट आ रहा है, इट मीन वो कुछ आपने कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है, या वो सीड वही नहीं होगा, उसी क्वालिटी का नहीं होगा, देयर इज समथिंग एल्स। कुछ भी हो सकता है ना। नॉर्मली तो हम जब रिसर्च करते हैं, हम रिसर्च के अंदर हर शय जो एक रेप्लिकेट को बाकी सारे रेप्लिकेट को जो भी देनी है, बाकी सारे फैक्टर्स हम सेम रखते हैं, सारे फैक्टर। पर क्या हम ये इनको सेम जगह हम इसको स्टोर करेंगे, चारों को सेम जगह इसका टेम्परेचर रखेंगे। एक यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कोई फैक्टर नहीं है। अगर टेम्परेचर फैक्टर होता तो हम यहाँ पर बताते कि एक को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, एक को 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है। इट मीन्स दैट टेम्परेचर इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक स्टेजेस है, और फिर इनको हर जगह सेम तरह की इन्वायरमेंट दी हुई है, उसको सेम तरह की ह्यूमिडिटी जहां पर वो उसको रखा हुआ है, सेम तरह का टेम्परेचर है, सेम तरह की एवरीथिंग है। सिर्फ चेंज क्या हो रही है, जो हमारे फैक्टर चेंज हो रहे हैं। अगर एक ही फैक्टर होता तो उसके अंदर सिर्फ वो वैरायटीज होती, तो फिर भी हमारे पास हर शय सेम होती, हर शय सिर्फ चेंज क्या हो रही है, जिसको हम अफेक्ट चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके भी चार चार रेप्लिकेट या तीन तीन रेप्लिकेट होने चाहिए ना। अब यहां बताओ कि अगर ये कितनी ट्रीटमेंट है, चार, हर ट्रीटमेंट के 3 रेप्लिकेट हो, तो कितने सैंपल हो गए? 12। अच्छा, अब ये देखते हैं कि यहाँ पर कितने सैंपल हैं। ये कह रहा है कि कितने सैंपल हैं यहाँ पर? 12 सैंपल है। यहाँ पर कितने सैंपल्स हैं? 12। पहला क्या है, पपाया की वैरायटी नंबर ए, राई, रेप्लिकेट 1। फिर पपाया RB1 राई 2। ठीक है। फिर पपाया RB, ये वो सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। समझ आ गई आपको? अब ये डाटा, ये सिर्फ पपाया 1 भी आ गई है, दूसरी वैरायटी आ गई, इसकी राइट है, अनराइट स्टेज है, बायोलॉजिकल रेप्लिकेट नंबर 1 2 3। एवरीथिंग इज क्लियर? यहाँ पे रेप्लिकेट क्यों लगाते हैं? To check the human error, if there is any human error is there or not। ठीक है। तो दूसरा, हम फैक्टर्स बाकी सारी चीजें सेम रखते हैं, सिर्फ वही चीज चेंज करते हैं जिनके हमने चेंज करना होता है। अब ऊपर है, इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल से, अब यह है कि टू अनकवर फ्रूट्स ऑफ जीन्स रिलेटेड टू द कंज्यूमर प्रेफर्ड फ्लेवर। ये एक्सपेरिमेंट की थोड़ी सी डिटेल है। अच्छा, a whole RNA sequencing followed by de novo genome assembly was performed on 2 varieties है। इसकी पपाया के ऊपर नॉन प्रेफर्ड, अच्छा उसमें से जो है जो RB1 है ना, वो प्रेफर्ड की जाती है, और उसकी स्वीट फ्लेवर है एंड फ्लोरल अरोमा है। और वन भी है, वो नॉन प्रेफर्ड होती है, उसकी बिटर फ्लेवर है और मस्टी अरोमा है। फ्रूट एंड राइप एंड with a profound gene expression profiling analysis data obtained from RNA sequencing of two different varieties at ripe and। समझ आ गई? अब हमने ये मालूम करना है कि जो अच्छी वैरायटी है, जिसका अरोमा अच्छा है, वो क्यों है, ऐसी क्या वजह है कि उसका अरोमा अच्छा है और लोग उसको पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू अदर वैरायटीज जिसका अरोमा नहीं है। अब यहां पर तो पहले तो हम ओवरऑल एनालाइज करेंगे, फिर हम आपके जीन्स देखेंगे जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, कि व्हाट इज द रोल ऑफ PR1 जीन, कैन द PR1 जीन हैज द रोल इन दिस अरोमा डेवलपमेंट। यस। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वेदर द ककड़िका पपाया PR1 जीन्स हैज रोल। अब अभी तक इस एक्सपेरिमेंट करने का हमारा मकसद क्या है, कि वेदर दिस जीन्स हैव अ रोल और नॉट। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है, अब डाटा कहाँ से लेंगे? डाटा आपको यहां से मिल जाएगा, यहाँ। ठीक है। ये तीनों चीजें हैं। असेंबली है यहाँ पर, अच्छा ये असेंबली की हुई है इन्होंने, और मैट्रिक्स है, ये वाला एक्सपेरिमेंट का डाटा है, एक्सप्रेशन का डाटा है। इसको करेंगे क्लिक, क्या करेंगे?
क्लिक किया। अब ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब हमने इसके ऊपर डिफरेंट डाटा साइंस के टूल्स लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? स्टैटिस्टिकल टूल लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर ना। ठीक है। कि वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वैरायटीज आर नॉट। ये हम मालूम करेंगे वे देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वैरायटीज आर नॉट। ठीक है। टैग है कि नहीं, पहले हम मालूम करेंगे टैग्स। अगर तो टैग हमें मिला, आप PR1 जीन इज अ टैग हो, उनमें से कौन सा जीन है जो टैग है? इट मीन दे माइट हैव द इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग दिस, जो भी है इसकी ना। अच्छा, अब है अब हम टेस्ट ना दो तरीके से करते हैं। एक होता है अनोवा, एक होता है टी टेस्ट। इसमें फर्क क्या होता है? बता दीजिए। याद रखा करें आप लोग। जब पढ़ाते हैं तो आप डिस्कशन किया करें, आप उसमें पढ़ा करें। अब बार बार अच्छा नहीं लगता मुझे पढ़ाने पे। जी। अनोवा क्या होता है और टी टेस्ट क्या होता है, ये हमारा। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन हो गई है। अगर डोज ज्यादा है तो हमारे पास आएंगे ट्रीटमेंट तो तब हम वो करेंगे नोवा और टीनेस तब करेंगे जब हमारे पास दो का कंपैरिजन करना हो। जब हमने सिर्फ दो का कंपैरिजन, अब हमने क्या करना है कि सिर्फ दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन करना है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? टी टेस्ट। लेकिन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कब लगाएंगे? तो हमारे पास दो से ज्यादा का डाटा होगा। क्या ये देखिए, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमारी ट्रीटमेंट है चार। क्या है? चार। इट मीन ये तीन से ज्यादा है। इसके ऊपर लगेगा अनोवा। अच्छा। अब अनोवा लगाने के बाद हम चाहते हैं कि टी टेस्ट भी लगाए। टी टेस्ट किस पे लगेगा? फर्क किया, हम क्या करेंगे कि दोनों की राइटिंग पे लगा लें। दोनों की राइटिंग पे, या दोनों की अनराइप स्टेज पे लगा ले। दोनों की अनराइप स्टेज का आपस में लगा ले, या दोनों की राइपनिंग का आपस में लगा ले। जाहिर है हम एक एक ही अनराइप और दूसरे की राइप स्टेज का नहीं लगा सकते। एक ही राइप स्टेज का दूसरे की। हाँ, अगर आपने एक ही राइप और का लगाना है ना अनराइप के साथ, वो दोनों सेम वैरायटी का लगा सकते हैं। है? पर क्या आपने वैरायटी नंबर वन है ना, उन्हीं का अनराइप और राइप के दरमियान में डिफरेंस प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि वैरायटी नंबर वन की अनराइप हो। हाँ। हाँ, अलबत्ता राइपनिंग दोनों की आपस में कर सकते हैं, अनराइप दोनों की आपस में कर सकते हैं। लेकिन अगर अनराइप और राइप का बनाना है तो फिर सिर्फ आपस में जो उनकी वैरायटीज हैं उनका ही आपस में हम करेंगे। समझ आ गई आपको? यू गॉट माई पॉइंट। अगर टी टेस्ट लगाना है, लेकिन टी टेस्ट से पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे अनोवा। क्या लगाएंगे? अनोवा। अच्छा, अनोवा के लिए हमें एक ना पहले वो लगाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या? मैं एक्सेल में आपको पहले टेबल बना के दिखाता हूँ और आपको वो टेबल बनाना पड़ेगा। अब यहां पर जाए ना, ये देखें। टेबल में हमें सबसे पहले ऊपर लिखना है सैंपल्स कितने हैं। कितने से? 12। ये बच्चे आप लोगों को ना ये स्टैट भी, ये एक्सेल यूज करना भी आना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी फर्दर ग्रूमिंग के लिए कि यू नीड टू नो हाउ टू यूज एक्सेल। अब यहां पर हम वन लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टू। लेकिन पर मैं आपको थोड़ी सी गलतियां को जान के करूंगा ताकि आपको समझ आए। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं वन लिखूंगा ना, इसको 12 तक लेके जाऊंगा तो सिर्फ वन ही आएगा। क्या आएगा? वन आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर यहां पर मैं दो लिख दूं और इन दोनों को कर दूं हाईलाइट, फिर मैं इसको ड्रैग करूंगा ना नीचे 12 तक, क्या होगा कि देखो ना, ये सीखना है आप लोगों ने कि कैसे हम एक्सेल के अंदर डाटा साइंस कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। समझ आ गई? पहले एक्सेल में सिखाऊंगा, फिर आर में सिखाऊंगा, फिर पाइथन में सिखाऊंगा, फिर जो भी SQL RB पावर BI जो भी है, ये सारी चीजें आप लोगों को डाटा एनालिसिस
बहुत अच्छे तरीके से आ गया आप लोगों को। यू कैन बी अ वेरी गुड साइंटिस्ट या जो एंटरप्रेन्योर, जो भी बड़ा कुछ आप इसके ऊपर कर सकते हैं। यहां पर समझ आ गई कि कैसे 12 तक लेके जाना है। ये आप नहीं करेंगे कर जाके तो भूल जाएंगे। समझ आई? ये आपको करना प्रैक्टिकली पे कहेंगे, प्रैक्टिकली नहीं करवाते, प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ आएगी। तो आप शायद ये अब ये लेक्चर देख रहे हैं तो दूसरे ने, हाँ वो चीजें अब अगले लेक्चर में ना मैंने आपसे वो सारी चीजें करवा के ना आपका टेस्ट भी लिया करना है, प्रैक्टिकली कराया करना। समझ आ गई? अच्छा अब ये आ गई समझ। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास वैरायटीज कितनी है? तो अच्छा अब हमने ना 12 सैंपल्स को दो में डिवाइड कर दें। छः। अब हमने ना वन सिक्स टाइम लिख देना है। पहली वैरायटी भी छः छः छः, फिर टू हमने सिक्स टाइम लिख देना। क्यों लिखना है? क्योंकि हमारे पास छह सैंपल एक वैरायटी के हैं, छह सैंपल दूसरी के। ओके, थ्री राइट वाले एक वैरायटी के होंगे और थ्री अनराइट वाले, इसमें दूसरी के भी थ्री राइट वाले, थ्री अनराइट वाले, ऐसे ही होगा ना। अच्छा अब आगे राइपनिंग स्टेज, इसको हम आगे आगे राइपनिंग प्रेस लिखते हैं। इसको क्या कह देते हैं? राइपनिंग स्टेजेस। वो कितनी है? तो हम सिक्स को टू में डिवाइड कर देंगे। अच्छा अब वन नंबर स्टेज, वन वन वन, टू टू टू। ठीक है, आप इसको अब कॉपी करोगे और इसको आप इसके ऊपर पेस्ट करोगे तो ये हो जाएगा पहला जो हमारी रेप्लिकेट है ना, पहली V1 रैपिंग स्टेज वन, V1 रैपिंग स्टेज वन, V1 रैपिंग स्टेज वन, इसके थ्री रेप्लिकेट हो गए। ओके, आगे हम लिखेंगे रेप्लिकेट, आगे क्या लिखेंगे? रेप्लिकेट। और वो है हमारे वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब आप तीनों को करेंगे कॉपी और इसको कर देंगे इधर पेस्ट। अब हमारे पास क्या हो गया? वैरायटी वन रैपिंग स्टेज वन, रेप्लिकेट वन, वैरायटी टू वन, बायोलॉजिकल रेप्लिकेट टू थ्री। ठीक है, अब हमारे पास वो 12 के 12 सैंपल की, हर सैंपल का हमें एडिशन डाला हो गया। आपने ऐसे ही जब आपने खुद एक्सपेरिमेंट ये करेंगे ना, आप हर ग्रुप को ऐसे टैग कर देंगे। पहले ग्रुप को लिख देंगे जिसको जो ट्रीटमेंट दी, V1 RS1 और R1, ऐसे लिखेंगे ना। और इसी तरह आपने ये सारा जब हमने ये कर लिया, फिर अब हमने लेने हैं, ये होगी सारी इनपुट्स। ये क्या है? इनपुट। अच्छा अब आउटपुट क्या है? जीन एक्सप्रेशन, फ्लेवर ऑफ द फ्रूट, उसका साइज, उसका शेप, उसका अरोमा, उसका टेक्सचर, ये सारी चीजें क्या होंगी? आउटपुट। और इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। दो चीजें होती हैं रिसर्च के अंदर, एक होते हैं फैक्टर्स, एक होते हैं पैरामीटर्स। ये चीज आपको समझ आ गई, आपको रिसर्च आ गई कि हमने कोई भी रिसर्च करनी है उसके अंदर पहले अपने इनपुट्स, जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं, इनपुट्स के अंदर इनपुट्स तो सारी होंगी, लेकिन फैक्टर वो होंगे जो इसका अफेक्ट चेक करना है, जिसका अफेक्ट चेक करना है। बाकी सारी चीजें इनपुट होंगी, लेकिन फैक्टर क्या होगा? जिसका इफेक्ट चेक करना है। फिर जिसका इफेक्ट चेक करना है ना, उसको उसकी हम ग्रुपिंग भी करते हैं। बल्कि यहाँ पर ग्रुप क्या है? दो वैरायटीज, दो ग्रुप हो गए, राइपनिंग और अनराइपनिंग स्टेज, ये दो ग्रुप हो गए। लेकिन जब हम इसको ओवरऑल कंपैरिजन में किया तो चार ग्रुप हो गए। कितने हो गए? अब इन ग्रुप्स को हम ट्रीटमेंट क्या कह देते हैं? ट्रीटमेंट। इनको क्या कह देते हैं? ये है हमारी ट्रीटमेंट्स। फैक्टर्स के आगे ट्रीटमेंट्स होती हैं और फिर उनके रेप्लिकेट्स होते हैं। अब ये सारी चीजों की समझ आ गई। अभी इनपुट होती है, ये सारी इनपुट है। फैक्टर्स क्या होंगे? जिसका अफेक्ट चेक करना है, जिसका अफेक्ट चेक करना है। और ट्रीटमेंट क्या है? वो डिफरेंट फैक्टर्स को हम मिलाकर एक ट्रीटमेंट बनाते हैं। ठीक है, फिर हमारे रेप्लिकेट्स होते हैं। रेप्लिकेट क्यों करते हैं? ताकि ह्यूमन एरर्स को
पता करने चलिए कि अगर कोई हमारा एरर आ गया है उसको हम इजीली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एथिक्स। एथिक्स क्या है कि आपने 100% अच्छे तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट करना है। उसके अंदर कोई हैंगी फैंगी, कोई भी एथिक्स के अलावा आपने कोई चीज नहीं करनी। समझ आ रही है आप लोगों को? तो फिर ही आप उसको आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको 100% श्योर होगा कि आई एम डूइंग राइट थिंग। और उससे जो डिस्कवरीज होंगी, जो आपकी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे, और उस रिजल्ट्स की बेस के ऊपर आप एक सरप्राइजिंग कंक्लूजन की तरफ जाओगे, तो आपको मजा आएगा कि मैंने कोई नई चीज डिस्कवर की है, या मैंने कोई ऐसा नया पाथवे या ऐसी नई चीज जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, मैंने मेरी वजह से दुनिया के अंदर ये एक नॉलेज आया है कि जिसकी वजह से ये जो वैरायटी है, ये फ्रूट है, उसके अंदर ये फ्लेवर किस वजह से आता है, ये आपके नाम पे दुनिया फिर पब्लिश करेगी कि सल्साबिल 2024 25 डिस्कवर्ड दैट these genes are overexpressed during flavor development in this papaya cultivar. So the specific aroma in papaya is due to this gene, और दिस जीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्लेवर डेवलपमेंट। तो ये लोग आपकी ना पेपर्स को फिर क्या करेंगे, साइट करेंगे, आपने एक पेपर पब्लिश कर दिया, और उस पेपर को फिर लोग कहेंगे कि दिस नोवल डिस्कवरी वाज डन बाय दिस, समथिंग लाइक दैट ना। तो आपने अभी लोगों को साइट करना है अपने रिसर्च पेपर के अंदर कि ये वैरायटीज हैं, ये उसने डेवलप की, ये सारी कहानी आप लोगों ने ऐसे ही करनी है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब है कि पैरामीटर्स कैसे इसके अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, वो है यहाँ पर अब सिर्फ हमारे पास पैरामीटर है जीन एक्सप्रेशन के हैं, यहाँ पर क्या है, जीन एक्सप्रेशन के पैरामीटर्स है। अब हम जाएंगे, हमारा डाटा डाउनलोड हुआ है, ये वाला वो डाटा था। ठीक है, इसको हमने एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस किया। ये तो अच्छा अच्छा, इसको छोड़ो एक मिनट। इसको अभी हमने क्या करना है, इसको पहले हम करेंगे, विन आर आर में है ये, इसको पहले एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट। और ये हो गया हमारे पास, ये डाटा आ गया। तो अब हम देखते हैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, ये आ गया हमारे पास डाटा। अब ये तरह की सारे चीज का डाटा आ गया, ये जितने भी जीन्स है ना पपाया के अंदर, कोई जीन इन्होंने छोड़ा नहीं है। आपने इसकी ले ली थी वो आईडीज? अच्छा, अब ना ये जो आईडीज है, हर जीन की जो आईडी है ना, अब ये कहाँ से ली है इन्होंने? क्वेश्चन ये है कि इन्होंने ये आईडीज के लिए कौन सा डेटाबेस यूज किया। अगर तो फाइटोसोम वाला यूज किया होगा तो जहां पर आईडी फाइटोसोम वाली आएंगी। अगर तो उन्होंने एनसेम्बल प्लांट वाला यूज किया होगा, वहां से आएंगी। ठीक है, अगर एनसीबीआई का डेटाबेस यूज किया है तो ये आईडीज एनसीबीआई आई वाली आएंगी। आपकी ये देखेंगे, आपकी यही आईडीज थी? नहीं, ये डिफरेंट है। अब आपको ये करना पड़ेगा कि हमें पहले तो ये तलाश करना पड़ेगा कि ये आईडीज इन्होंने कहाँ से ली है। उसके लिए मुझे लगता है इन्होंने नीचे बताया हुआ है कुछ। ये देखिए ना, जब हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं ना, ये जहाँ से हमने डाउनलोड किया है, यहाँ पर इन्होंने कहा है ये असेंबली की हुई है। अब इस असेंबली को अगर हम डाउनलोड कर लेंगे तो मुझे लगता है कि वो सीक्वेंस भी इधर आ जाएगी। ठीक है, और इसी के अंदर से ही आप अपनी इसके अंदर ब्लास्ट करके ना आप अपनी आईडी निकाल सकते हैं। समझ आ रही है आपको? फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि 4 5 जीन का वैसे डाटा लेके ना आपको ये अनोवा लगाना सिखाता हूँ। क्या करना? अनोवा लगाना सिखाता हूँ। फर्ज किया हमारे पास ये जो है ना डाटा, मैं ये है, ये कितने हैं, ये जो सारे सैंपल्स हैं कि यहाँ पर कुछ जीन के आईडीज के डाटा आ रहा है। ये हमने कोई एक्सेल का एक ना ऐड ये है कि ये सिर्फ 10 या सर
अभी जो मैं एक स्टैटिस्टिक का 8.1 से ये करूंगा, उसकी पैड ये है कि वो 10 से ज्यादा सैंपल का डाटा एट ए टाइम नहीं करता। अगर हमें फर्ज 10 जीन के एक्सप्रेशन का डाटा से ज्यादा वो एनालाइज नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि एट ए टाइम से 10 पैरामीटर को स्टडी करेगा। लेकिन अगर 10 से ज्यादा का करना पड़ेगा तो हमें आर या पाइथन, बड़ा बिग डाटा साइंस आ जाएगी, और उसको हमें के लिए हमें ज्यादा जो कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ, नॉर्मली हमारे 10 से ज्यादा होते नहीं है आम एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, पैरामीटर हम इतने लेते नहीं है जब हमारी यहाँ पर जो रिसर्च होती है, इसलिए उन्होंने। अच्छा, अब ये जो डाटा मैंने लिया है, ये बच्चे देखो, मैं अगर इसको यहाँ वैसे पेस्ट कर दूं, जो ये ऐसे आएगा। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि ये चीज जो है ना, वो ऐसे आ जाए। हाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जाके इसको हम क्या करेंगे, पेज स्पेशल में जाके और इसको करेंगे पेस्ट स्पेशल। तो किधर रह गया यार, एक मिनट एक मिनट। कंट्रोल जी, इधर जाके इसको, नहीं नहीं, किधर, स्पेशल, डिस्प्ले आइकन, क्या नहीं हो रहा है ये, टेक्स्ट नहीं, इसमें होते हैं हम वो। नो, हम चाह रहे हैं, वो की हो गया जे, वो क्यों नहीं आ रहा वो, आंसर इसमें होता है वो, पेस्ट स्पेशल में जाके ना, यहाँ पर ऑप्शन कहाँ होती है इसकी, पेस्ट स्पेशल वाली। बड़ी, नहीं, इसको ये करते हैं कि फर्ज किया ये वाला जो डाटा है ना, हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम, तो ये देखना ऐसे आता है, ये कर दिया हमने, ठीक है, समझ आ गई। अब ये ऐसे हो गया, इन्वर्ट, इन्वर्ट हो गया, ठीक है। सब समझ आ गई आपको। अब ये इकट्ठा भी हो जाता है, अब पहले भी कई बार हो जाता था मुझसे, पर क्या मैं अब दोबारा से करने की कोशिश करता हूँ इसको। ये कॉपी किया, और इसको अब हमने क्या किया कि इधर जाके, ये आ गया, शुक्र है, पहले पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, ये ट्रांसपोज आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास डाटा आ गया, हर 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 वैरायटी का, हर ट्रीटमेंट का जो डाटा है वो उसके सामने आ गया, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। अब हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है कि हमने ये मालूम करना है कि इनमें से कौन सी जो वैरायटी है, कौन सी राइपनिंग स्टेज है, जो हर जीन के लिए जिसके अंदर टैग आए हुए हैं, क्या टैग हमने मालूम करने हैं। इसका ऐसे ही है कि फर्ज किया, हमने एक एनालिसिस किया, हमें पता चला कि आपकी क्लास में कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ चवल है। क्या है, कुछ चवल है और कुछ, अच्छा, अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आ गई, इट मींस कोई एक आध चवल है, डिफरेंट है, कुछ चवल है और कुछ अच्छे हैं। लेकिन अगर पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर है, उसके मुताबिक उसका मतलब है या तो सारे ही चवल हैं या सारे अच्छे हैं। हमने अनोवा के अंदर ये मालूम करना है कि डिफरेंसेस है कि नहीं, वेरिएशन है कि नहीं डाटा के अंदर। अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी, तो इट मींस वेरिएशन है। अगर पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर है, इट मींस ऑल ट्रीटमेंट आर सेम, देयर
जेडी भी ट्रीटमेंट लगा लो, सेम रिजल्ट आएगा। समझ आ गई आपको? ठीक है, अब हमने अनोवा किस मकसद के लिए मालूम करना है, इन चारों ट्रीटमेंट में से कौन सी ट्रीटमेंट दूसरों से डिफरेंट है। अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी तो इट मीन चारों ट्रीटमेंट सेम है। लेकिन अगर वैल्यू अदरवाइज आए, 0.05 से कम आए, इट मीन कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जो दूसरों से टोटली डिफरेंट है। समझ आ गई? अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये डाटा यहां से लेकर यहां तक इसको करना है कॉपी। फिर आपने यहां पर जाना स्टैटिस्टिका। ये मेरे पास ना वो जो जिनोवाइड एनालिसिस टूल है ना, वहां पर मैंने ये लिंक इसका दे दिया है। वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो स्टैटिस्टिका 8.1 में। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दोबारा आप जाएंगे ना जिनोवाइड एनालिसिस टूल के अंदर, फर्ज किया आप यहाँ पर प्लांट मोल के अंदर जाओगे ना, मैं आपको लिंक वैसे भेज दूंगा। प्लांट मोल के अंदर जाकर आप वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो दैट्स वेरी इजी कर दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप टूल लिखोगे, जस्ट टूल लिख दोगे ना यहाँ पर, आपको वो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस ये जो टूल्स है ना ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने जाना है और यहाँ जाकर नीचे इसके बिल्कुल नीचे मैंने ना ये एंड नोट है, एंड नोट से नीचे आपने नोट पैड प्लस प्लस हो गया, डीएनए स्टार हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ये वाला आपने ना डाउनलोड 8 स्टैटिस्टिका 8.1 इसको डाउनलोड करोगे तो आपके यू कैन डू दैट एनालिसिस। ठीक है, इतना आसान मैंने, इतना ऑटोमेशन के ऊपर लगा दिया है कि किसी बच्चे के लिए काम करना मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, समझ आ गई है? और फिर आप क्या करोगे, जब यहां पर जाओगे तो यहां पर जाके अब आपने इसको कर देना पेस्ट। ठीक है, अब ये डिफरेंट जीन्स का एक्सप्रेशन और वो सारी चीजें वो यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि स्टैटिस्टिक्स में जाना है और आपने यहाँ पर जाना है लीनियर मॉडल में। ये देखिए, ये मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। ये लीनियर मॉडल में जाना है आपने, और उसके बाद आपने जाना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में। अच्छा, अब यहाँ पर आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर ना अगर तो एक्सपेरिमेंट हो फील्ड के अंदर, फिर हम लगाते हैं RCBD, रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट हो कंट्रोल कंडीशन के अंदर, लैब के अंदर या टिश्यू कल्चर के अंदर या ग्रीन हाउस के अंदर, इवन पॉट के अंदर भी एक्सपेरिमेंट है ना, तो उसके लिए हम करते हैं CRT। क्या लगाते हैं? CRT। CRT। अच्छा, लेकिन अगर एक फैक्टर हो तो हम CRT लगाएंगे, अगर दो फैक्टर हो गए फिर CRT फैक्टोरियल। अब यहां पर आप जाए ना तो यहां पर आपको नजर आएगा कि फैक्टोरियल भी है। दोबारा से मैं यहां पर जाता हूँ, स्टैटिस्टिक्स में जाना, लीनियर मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और यहाँ पर है फैक्टोरियल डिजाइन। तो आपने फैक्टोरियल में जाना है, ये है CRT फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पर आप देखें कि डिपेंडेबल वेरिएबल्स कौन से हैं, कौन कर रहा है डिपेंड, जीन एक्सप्रेशन। वो आपकी ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर राइपनिंग स्टेज के ऊपर जीन एक्सप्रेशन और होगा, अनराइप स्टेज के ऊपर और होगा। अच्छा, लेकिन राइपनिंग या अनराइपनिंग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो इसलिए जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो आपके डिपेंडेबल वैल्यूज होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, जो आउटपुट्स होती हैं वो डिपेंडेबल। अब यहाँ पर आउटपुट सबसे ज्यादा हमारी आउटपुट्स हैं, यहां से लेकर यहां तक इसको हमने डिपेंडेबल वेरिएबल्स में रख दिया। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब है ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। ट्रीटमेंट में हमारे पास दो है ट्रीटमेंट। क्या है? और एक सैंपल, एक एक राइपनिंग स्टेज, एक राइपनिंग स्टेजेस। अब इन दोनों को आपने वैरायटीज को भी इधर ट्रीटमेंट में ऐड कर दिया, राइपनिंग स्टेजेस को भी। अच्छा, अब है ट्रीटमेंट वेरिए रेप्लिकेशन वेरिएबल्स है, ये रेप्लिकेट सैंपल्स ब्लॉक, क्योंकि अच्छा ब्लॉक क्यों नहीं है, अगर तो ये फील्ड ट्रायल होता फिर ब्लॉक होता, क्योंकि ये CRT फैक्टोरियल है इसलिए हम ब्लॉकिंग नहीं कर रहे हैं इसमें।
ठीक है, और हमारा जो इंटरेक्शन है वो टू वे है, क्योंकि दो फैक्टर्स है, इसको अप टू टू वे, ठीक है। और इसको कर दिया हमने ओके। और ये देखें हमारे पास पहला जो है ना, जो जो टी ट्रिनिटी डी जीन है, जिसका आईडी ये है, उसके मुताबिक आपका जो रेप्लिकेटिव वैरायटीज, वैरायटीज में पी की वैल्यू क्या आ रही है, अरे 0.05 से कम है। क्या है? 0.05 से कम है। व्हाट डज इट मीन? सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, टैग है, ये क्या है? टैग है, कहीं ना कहीं इसका टैग है, कहीं ना कहीं वेरिएशन है। ये सारों के अंदर सेम तरह का एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है, इसके कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन के अंदर चेंज है। अच्छा, अब अगर हम देखें वैरायटीज और राइपनिंग स्टेज के अंदर भी 0.0065 है, इट मीन राइपनिंग स्टेज के अंदर भी डेग है, डेग है, ठीक है। ये है इन केस ऑफ जीन वन। अब दूसरा जो जीन है, ये वाला जो जीन है, इसमें नहीं है। इट मीन ये जीन सारे स्टेजेस में सेम तरह का एक्सप्रेस हो रहा है। इट मीन दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जीन फॉर फ्लेवर डेवलपमेंट, क्योंकि इनका जो जीन का एक्सप्रेशन है, इसकी पी की वैल्यू क्या आ रही है? 0.05 से कम है, ऊपर है, ऊपर है। मैंने कहा था कि अगर ऊपर है, इट मीन चारों स्टेजेस के अंदर इसका एक्सप्रेशन सेम तरह का है। ठीक है, चार, दो वैरायटी, दो स्टेजेस, चार हो गई ना टोटल। तो चार ट्रीटमेंट है, और चारों ट्रीटमेंट के अंदर देयर इज नो रोल, वी कैन से दैट इनका काम वैसा ही है, जो कोई भी चीज हो जाए, इसने फर्ज किया पूरा साल 365 दिन में, कई ऐसे होते हैं यहाँ पर मुलाजम, जिन्होंने आना ही होना, चाहे छुट्टियां हो या ना हो। जैसे छुट्टियां हो गई तो स्टूडेंट ने नहीं आना, ठीक है। लेकिन वो कुछ ये लाइब्रेरियन के मुलाजम है, उन्होंने आना ही आना है। इट मीन उनका कोई रोल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाने में ऐसा सच नहीं है। लेकिन उनका इंडायरेक्ट कोई रोल हो सकता है, लेकिन अगर वो ना भी हो तो काम चलता रहेगा स्टूडेंट टीचिंग, उसके जगह कोई और आ जाएगा जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। तो समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब है अगला चीज, उसके अंदर भी कोई ऐसा, इट मीन हमें सिर्फ ये मिला है अभी तक कि जो पहला नंबर जो जीन है ना, उसका देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे माइट हैव अ रोल इन डिफरेंट राइपनिंग स्टेजेस। इट मीन दे माइट हैव अ रोल। ये डेक हमें मिला है, कौन सा डेक मिला है अभी तक इन तीनों में से? सिर्फ पहले वाला, ठीक है। और पहले वाले में ही कोई ना कोई खराबी है या फायदी है या जो भी है। अगला जीन फिर आ गया, इसमें भी कोई रोल नहीं है, इसमें भी कोई रोल नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमें डेग मिलते हैं, ठीक है। पर ये भी है, इसके अंदर सबके अंदर ऑलमोस्ट, यहां पर नीचे आ जाए, ऑलमोस्ट सभी जीन्स के अलावा सिर्फ पहले के अंदर हमें कोई टैग मिला है, बाकियों के अंदर मैंने कहा था कि कमीना है। कितना कमीना है? अब इनमें से कोई एक चवल है या डिफरेंट है। अब वो कितना चवल है, कौन बड़ा चवल है, कौन छोटा चवल है, कौन चवल नहीं है, इसकी अब हमने क्लासिफिकेशन करनी है। अब हमने क्या करनी है, इन चारों ट्रीटमेंट में से कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा चवल प्रोड्यूस कर रही है या कम, समथिंग लाइक दैट ना। वो उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? ये अभी तक नोवे से हमें सिर्फ ये पता चला है कि देर इज अ वेरिएशन इन द डाटा, देर इज अ वेरिएशन इन द डाटा, लेकिन कितनी वेरिएशन है और कौन सी, उसको अब हम ग्रुपिंग करेंगे। जैसा नॉर्मली हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? तो अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है, नॉलेज लेने के लिए। हम इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि देखो ना, ये जो एमएससी वाले हैं ना, अ, ये ना, इनकी क्लास मेरे साथ जैसे अभी तक नहीं आए ना ही इन्होंने पूछा है। अब मैं क्या करूं यार इन बंदों का। अब रूम नंबर क्या है आपका? 6। अब बताएं इनका क्या किया जाए। आपने भी उधर कहते कैंप जाके हाल देख ही लिया इन बच्चों का। क्या किया इन लोगों ने?
अब बताएं कि अगर मैं इन लोगों को फेल करूं तो ये क्या कहेंगे, हमारे से ज्यादती हो गई, नसीबो लाल तरह जो नहीं, वो एक बीजी खां एक और तरह ज्यादती हो गई सी। इन्होंने कहना है वो तरह मीडिया जाके कहना हमारे साथ अब इन लोगों ने ये कहना, ऐसे ही कहना ना, जसवीक साहब तो बड़े जालिम हैं, शफीक साहब ते वो नंबर नहीं दिंदे। क्या कैसे दे हैं, बाग ही खराब है, वाल मारेगी, हाँ मैंने भी है, पिच पट देती है ते है कर देती है वो कर देती है। अब है कितना खराब है ये मालूम करना है। अब अच्छा, अब है कि इसमें स्टैट में रिजल्ट में जाएंगे तो कहेंगे यहाँ पर मल्टीपल कंपैरिजन, ऑल कंपैरिजन, और इसको हम जाएंगे यहाँ पर, तो हमने क्या क्या चीज कंपैरिजन करनी है, वैरायटीज, राइपनिंग स्टेज, और इवन इनका इलेक्शन भी। हमने कहा ना ली सिग्निफिकेंट डिफरेंस के ऊपर, ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या बनता है। ये देखिए बच्चों, ये अच्छा पहले में जो हमारी वैरायटीज है ना, अगर ए और बी बनाए ना, अगर दोनों ए होते ना, देयर इज नो वेरिएशन। यस सर, अगर दोनों ए होते देयर इज नो वेरिएशन। अब इन्होंने दो ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, इट मींस बी की वैल्यू 0.05 से कम है। समझ आ रही है आपको? यस सर। आप आपने कोई भी रिसर्च कर है ना, आप अनोवा लगाएं, वेरिएशन रिमूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो काम है जो मुझे एमएससी के फोर्थ सेमेस्टर में जाके समझ आई थी, ये स्टार्ट करने लगानी है। आप लोगों को इंशाल्लाह अभी से आ जाएगी। हमें पता है कि हमें एमएससी के दौरान या बीएससी के दौरान हमें पता ही नहीं था कि आप क्या रिसर्च करते हैं, साइंस कैसे करते हैं। तो हम अब कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को वो चीजें जो आप लोगों को पांचवें सेमेस्टर में आनी चाहिए थी, वो हमें पीएचडी में जाके आई हैं। तो जिसकी वजह से हमने बड़ा कुछ वो चीजें मिस की हैं, मे बी हम इससे भी अच्छे दुनिया में आप कहते हैं ना कि गोरे बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनकी वजह क्या है, मैं मजाक नहीं करता, मैं बीएससी के एग्रीकल्चर के सिक्स और सेवन सेमेस्टर के स्टूडेंट से ना मैंने रिसर्च सीखी टेक्सास एएनएम यूनिवर्सिटी में जाके, वो एक्सपेरिमेंट डिजाइन उनसे सीखा। मैं पीएचडी करके गया था 3 महीने की ट्रेनिंग के, और वो मुझे वो सिखाते थे, वो बीएससी के स्टूडेंट थे। ये जो चीजें, ये सारी चीजें उनको आती थी। वो मुझे वायरस आइसोलेट करके नाकुलम दे के पूरा एक्सपेरिमेंटल प्लान डिजाइन करके मुझे बताया कि उन्होंने कि ये वायरस है, ये इसकी सिम्टम्स आएंगी, इसका जीन एक्सप्रेशन आपने ऐसे लेना है, और इसका आरएनए ऐसे आइसोलेट करना है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, और वो सारी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई। मुझे मैं पीएचडी करने के बाद वहां गया था, और मुझे उसके कीर्ति राठौड़ ने मुझे एक अंडर ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट था ना, मुझे उसके वाले किया भैया थोड़ी बात ये है कि थोड़ा इतना क्या होता होना। समझ आई आपको? वो ऐसे हमें समझते भी हैं। क्यों हमें ऐसा समझते हैं? क्योंकि हम ऐसे हैं। ये मुझे उस टाइम अपनी औकात की समझ आई, लेकिन मैंने उनको बड़ा खाया तो मैंने ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी के दौरान ये सीखी हुई थी। लेकिन उन्होंने क्या, नहीं, ये आपको, हम आपको तो यही सिखाएंगे, आपको नहीं आती होंगी। तो फिर मैंने उनके साथ बकायदा लड़ा इस चीज के ऊपर। तो फिर महीने डेढ़ के बाद मैं 3 महीने के लिए गया था टेक्सास एएनएम में। जब डेढ़ महीना हुआ ना, तो मुझे मुझे ना मेरी करने के लिए इंस्पेक्शन ना वाशिंगटन डीसी से कुछ बंदे आए, जो प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी इवेल्युएशन करने के लिए, डेढ़ महीना आपने क्या सीखा, क्योंकि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया था, मुझे बॉल ऑफ फेलोशिप दिया था। एक पूरा घंटा मैंने प्रेजेंटेशन दी, वो मेरे लिए उन्होंने रखा, जहाँ पर सिर्फ मैंने टॉक करनी थी। तो जब वो की तो मैंने सारा कुछ बताया, पहले पाकिस्तान के बारे में अच्छी सी चीजें बताई, फिर अपनी पीएचडी की रिसर्च बताई, फिर यहाँ आके बताई जहां मैंने जो 1 महीना डेढ़ महीना मैंने काम किया। बाद में मुझे पूछने लगे कि व्हाट यू हैव लर्न न्यू फ्रॉम दैट यू हैव नॉट लर्न इन पाकिस्तान। मैंने पता उनको क्या जवाब दिया, मैं आई हैव लर्न नथिंग न्यू, बिकॉज आई ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग बैक इन पाकिस्तान। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, बट the people are not helping me to learn something new। और जो कीर्ति राठौड़ था ना, वो इंडियन प्रोफेसर था उधर, जो मेरा सुपरवाइजर था।
वो ना उस यूएसडीए के बंदों को ना, जो वाशिंगटन डीसी आए थे, उनको ना अपनी तरफ ऑफिस में लेके चला गया। उन्होंने, मैं जुमेरात का टाइम था, वो तो था जुमेरात को, मैं मेरे अंकल ने ना, वो छुट्टी थी थैंक्स गिविंग की ना, कोई अमेरिका में छुट्टी होती है थैंक्स गिविंग भी ना। तो मैं न्यूयॉर्क चला गया, मेरे अंकल ने मेरी फ्लाइट, मैं कॉलेज स्टेशन से न्यूयॉर्क चला गया। मैं 3 4 दिन न्यूयॉर्क रहा। जब मंडे को मैं वापस आया टेक्सास A&M, तो मुझे रात को ईमेल आ गई थी कि आप ना, नहीं, आप एरिजोना यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। वहां पर ना एक जूडी थी, जूडिथ गे ब्राउन, वो भी बायोलॉजी पे अच्छा काम कर रही थी, और मेरे उसके साथ बड़े अच्छे पहले भी कोई रिलेशनशिप थे, वो अच्छा काम करते थे हम। तो फिर मैंने कहा कि मैं उसके बाद जाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी टिकट कराई, सारा कुछ। जी जी। अच्छा, वो वहां हम चले गए, तो दिस इज, मैं जल्दी से कंक्लूड कर रहा हूँ। अब ये समझ आ गई है, आप लोगों ने ऐसे करके ये ग्रुपिंग कर दी है। अब ग्रुपिंग करने के बाद अब हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा जीन टैग है और कौन सा नहीं है। अब दूसरे में आ जाएंगे, जहां पर भी इसका, जब हम राइटिंग स्टेज की चिंता कर रहे हैं, तभी हमारे पास 2 स्टेजेस है। लेकिन जब हमने इसका कॉम्बिनेशन बनाया, तो उसके मुताबिक हमें पता चला कि सबसे अच्छी वैरायटी वो है 2 नंबर वैरायटी और 1 नंबर राइपनिंग स्टेज, और उसका ए ग्रुप है, बाकी तीनों का। इट मीन देयर इज अ चबल, बट ओनली 2 ग्रुप। एक जो चबल में एक आता है, और बाकी तीनों नॉन चबल। समझ आ गई आप लोगों को? तो दिस इज द वे कि हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इससे आगे फर्दर ग्राफ हम कैसे बनाएंगे ना। लेकिन आज आप सिर्फ ये अनोवा लगाएं, अपने 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 ना जो भी क्रॉप्स है ना, उनका डाटा आप डाउनलोड करें, उनमें से फर्जी जीन एक्सप्रेशन का डाटा लेके कल आप लोगों ने मुझे ना यहां तक करके दिखाना है। ठीक है, आपने अपनी अपनी क्रॉप का एटलीस्ट यहां तक फर्जी डाटा लेके आपने मुझे बताना है कि आपके कुछ 10 15 जीन्स आपने लेने हैं, 10 से ज्यादा ले नहीं सकते एट ए टाइम। 10 जीन्स का डाटा आपने पहले डाउनलोड करना है, फिर उनका ये सारा काम है। हाँ, उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है कि आप अपने जीन आइडेंटिफाई कर लें। तो वो मैं अब नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि कैसे जीन आइडेंटिफाई करने हैं। यहां तक का तो आपको ये समझ आएगी कि आपने डाटा डाउनलोड कैसे करना है, रिसर्च के पैरामीटर कैसे स्टडी करने हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, रेप्लिकेट्स क्या होते हैं, और उसके उसको हम करके आगे क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें आज आप लोगों ने सीख ली है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को ये बताऊंगा कि हर जीन आपका वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि अगर तो डिफरेंट जीन्स हैं, या इन 20,000 जीन में से अपने 20 जीन को अलहदा कैसे उसका एक्सप्रेशन का डाटा अलहदा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके जी, आपका फिर अटेंडेंस में ले लेता हूँ।